नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है अपने संभव सीरीज़ के अंतर्गत। मैं पवन सर आप लोगों के लिए अभी आज जो बात करने वाला हूँ, वो आज हम लोग बात करेंगे संगीत एवं नृत्य के ऊपर में। ये चौथा सत्र है आपका। इससे पहले हम लोगों ने स्थापत्य कला, वास्तुकला, स्थापत्य कला, फिर शिल्प कला और जो है मृदभांड, उनकी चर्चा हम लोगों ने कर ली है। साथ ही साथ हम लोगों ने पिछली क्लास में जो है सो हम लोगों ने जो बात किया था, कुछ और चर्चा की हुई थी जब मुझे, और उसके बाद आज जो अभी हम लोग चर्चा करने वाले हैं वो बात करेंगे संगीत एवं नृत्य की चर्चा भी हम लोग करने वाले हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि ये सत्र भी आप लोगों के लिए उतना ही लाभदायक रहेगा जितना कि पिछला सत्र आप लोग के लिए रहा है। तो आइए आगे बढ़ते हैं इस सत्र के दौरान, और आज हम लोग बात करेंगे जो है वो बात करेंगे हम लोग संगीत एवं नाटक नृत्य के ऊपर में। संगीत एवं नृत्य के ऊपर ये देखिए क्या है, अगर आप पहले तो एक साधारण भाषा में समझने की कोशिश करें कि दरअसल ये जो नृत्य होता है, ये नृत्य है क्या? पहले हम लोग नृत्य कर लेते हैं जो है, उसके बाद हम लोग बात करेंगे संगीत के ऊपर में। तो देखिए दरअसल क्या है कि एक तरीके की ये अभिव्यक्ति है, ठीक है? कुछ विद्वान हैं जो पहले के हैं, उन्होंने ये लिखा है, भरत और नंदिकेश्वर हैं, उनका ये कहना है कि दरअसल ये जो आपका नृत्य है ना, वो मानव शरीर को अभिव्यक्त करता है। आपको यानी कि आप खुद, यानी कि आपका जो है वो एक्सप्रेशन है, अभिव्यक्ति है, ठीक है? और ये अभिव्यक्ति है वाहन के रूप में दिखाई देता है कि एक कला है, ठीक है? सबसे पहले अगर हम लोग बात करें, अच्छा ये भी मैं पहले बता दूं कि आज का जो सत्र होगा, यहाँ पर कुछ बातें हैं जो विश्लेषणात्मक होंगी, और फिर से यहाँ देखेंगे तो तथ्यात्मक बातें ज़्यादा होंगी, क्योंकि हम थोड़ी बातें अगर बात करें तो दोनों नृत्य शैली में कि क्या क्या उसकी विशेषता है, इतनी बात कर लें, उसके बाद अब देखेंगे तो ये तथ्यात्मक ही ज़्यादा होगा। तो इस बात के लिए भी हम लोग मेंटली प्रिपेयर रहेंगे आज। तो आइए हम लोग बात करें, आगे बढ़ते हैं। तो देखेंगे कि भरत मुनि का नाट्य शास्त्र है। ये भरत मुनि का नाट्य शास्त्र है, ये एक पुस्तक है, ठीक है? नाट्य शास्त्र एक पुस्तक है, और इसी में सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो संगीत और नृत्य का जिक्र मिलता है। यानी कि संगीत और नृत्य को लेकर के अगर हम चर्चा करें तो ये जो है भरत मुनि का जो नाट्य शास्त्र है, उसमें इसकी चर्चा हमें मिलती है। तो रचित नाट्यशास्त्र संभवतः संगीत और नाटक पर सबसे पहला लिखा गया साहित्य है इन दोनों के लिए। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो इसकी हम देखेंगे कि इसकी महत्ता इतनी ज़्यादा है कि नाट्यशास्त्र को हम भरत मुनि के इसे पंचम वेद के रूप में, यानी कि नाट्य वेद के रूप में भी मान्यता दी गई है। नाट्य वेद की संज्ञा दी गई, और ये दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर दूसरी शताब्दी ईसवी के बीच लिखा गया है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम बात करें तो सेकेंड सेंचुरी बीसी से लेकर सेकेंड सेंचुरी एडी तक, यानी दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर दूसरी शताब्दी ईस्वी तक इसकी रचना का काल माना जाता है। यानी लगभग ये 400-500 साल का समय रहा है जिसमें इसे हम लोगों ने लिखा है। अब आइए देखते हैं कि जो नृत्य होता है, यानी कि जो डांस होता है, इसके कई तत्व होते हैं जिसमें प्रविधि है, मुद्रा है, भावनाएं हैं, आभूषण है, मंच है, दर्शकों का वर्णन। तो ये एक तरीके से पूरी के पूरे, यानी कि मैंने कहा कि ये जितनी भी कलाएं होती हैं उन सब के अपने अपने निश्चित तत्व होते हैं, और उन्हीं तत्वों को मिलकर के ये संपूर्णता को प्राप्त करता है। कोई भी अगर हम कला की शैली के बारे में अगर हम बात करते हैं तो अपनी संपूर्णता को प्राप्त करता है। तो हमने जैसा कि बात किया कि जो नृत्य है वो केवल आपके अपना जो शरीर है उसको अभिव्यक्त करने का एक तरीका या एक वाहन मात्र नहीं है, बल्कि इसके अलावा भी कई तत्व होते हैं जो नृत्य को सफल बनाते हैं। उसमें हम देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास प्रविधि है, हमारे पास मुद्राएं हैं, ठीक है, हमारे पास भावनाएं हैं, हमारे पास आभूषण, मंच और दर्शक का भी वर्णन किया जाता है इनके तत्वों के रूप में। अगर हम लोग बात करें तो हम देखेंगे क्या कि विभिन्न वेद के तत्वों को एकीकृत करता है, जिसमें ऋग्वेद से पथ, ठीक है। अगर हम बात करें तो जो जो शब्द होते हैं जो हमने लिया है, जो वेद हैं, वेदों में भी हम देखेंगे नृत्य के बारे में काफ़ी कुछ लिखा गया है। तो जो ऋग्वेद है वहाँ से हम देखेंगे नृत्य के लिए पथ लिया गया, यानी कि शब्द लिए गए हैं, ये महत्वपूर्ण है। यजुर्वेद से अगर हम लोग बात करें तो हमने अभिनय की कला ली है, यानी कि अभिनय का मतलब क्या है, एक तरीके से देखें तो आप देखेंगे कि हाव और भाव की अभिव्यक्ति आप किस तरीके से करते हैं, क्या और हाव और भाव है, तो ये अभिव्यक्ति का तरीका है। तो यजुर्वेद से हमने अभिनय लिया है, यानी कि जो हम एक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये जो है हमने लिया है कहाँ से, यजुर्वेद से लिया है, यजुर्वेद से। और ये जो शब्द हैं एक तरीके से जिसको बोलते हैं ना, कि जब देखिएगा जब नृत्य हो रहा होता है तो जो कलाकार मंच पे होता है उसके कुछ डायलॉग्स होते हैं, यानी कि जो पथ्य होता है। तो ये जो शब्द है ये हमने लिया है, पथ्य वो ऋग्वेद से लिया है, अभिनय हमने यजुर्वेद से लिया है जिसको हम हाव भाव बोलते हैं। सामवेद से हम लोगों ने गीत लिया है, गीत,
अथर्ववेद से हमने भावनाएं ली हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं रस, रस लिया है। तो ये इसके स्रोत माने जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो नाट्य शास्त्र में भी हम देखते क्या हैं कि जो नृत्य है, जो डांस है, उसके कई तत्व, कई पहलू, कई घटक बताए गए हैं, ठीक है। इसमें दो घटक आपको देखने को मिलते हैं। दरअसल क्या है, एक आपके पास है तांड और दूसरा है आपके पास लक्ष्य, ठीक है। तो देखिए होता क्या है कि जब हम नृत्य कर रहे होते हैं तो नृत्य में हम देखेंगे कि एक समय क्या होता है कि हम पैरों का जो रिदम हमारे पास होता है, पैरों का, यानी कि जो हम एक तरीके से कहें, जो हम ओज होता है हमारे अंदर, या हम जो कहें हमारा शरीर का जो की जो गति होती है वो कितनी तीव्रता से होती है। तो एक तरीके से ये देखें कि एक बोलते हैं कि जो इसके अंदर जो मैस्कुलिन कैरेक्टर होता है वो यहाँ आपको दिखता है, यानी कि ये जो पुरुष के जो तत्व हैं, ये पुरुष के पहलुओं का यह प्रतिनिधित्व करता है, पुरुष का, ठीक है। तो जो तांड है, तांडव बोलते हैं इसको, तांड या तांडव, ठीक है, ये क्या है, आपके पुरुष के पहलुओं का, यानी कि फेमिनाइन, ये मैस्कुलिन कैरेक्टर को जो है सो को प्रतिनिधित्व देता है, ठीक है, जिसको हम लोग सिर्फ से आइडेंटिफाई करता है। जो लय और गति, जिसे मैंने कहा कि रिदम, और जो है आपका मूवमेंट, यानी कि पैर की, शरीर की गति कितनी ज़्यादा है, कितने जोर से करते हैं। तो आप देखेंगे कि हमेशा ये जो शक्ति का एक तरीके से प्रदर्शन होता है आपके शरीर का। जैसा कि हमने बात किया कि शरीर, जब नृत्य हम करते हैं तो शरीर क्या होता है, वो उसकी एक तरीके से कि उसकी भाषा है, शैली है एक तरीके से, ठीक है। तो ये जो नृत्य है, तांडव है ना, तांडव, ये पुरुष का प्रतिनिधित्व करता है और यहाँ पर पुरुष के रूप में हम शिव को मानते हैं, ठीक है। और जैसे ही हम अगर देखें कि अगर आप में नृत्य के अंदर कुछ सॉफ्ट पहलू, यानी कि जो नरम, जो आपके जो पहलू हैं, जिसका जो प्रतिनिधित्व है, जैसे कि भाव हुआ, रस हुआ, ये सारी जो बातें होती हैं वो लक्ष्य में आता है। यानी कि आपके अंदर का, आपके शरीर, जो चेहरे पे जो ग्रेस आता है, जो भावनाएं आती हैं, जो होता है, जिसमें मतलब कि आपको एक ठंडेपन का एहसास होगा, एक नर्म, एक शीतलता का एहसास होगा, वो इसका कंपोनेंट जो है, वो जो उसका पहलू है, वो है हमारे पास लस्य। तो ये स्त्री पहलू को क्या करता है, वो दर्शाता है, स्त्री पहलू को दर्शाता है, का प्रतिनिधित्व करता है, जो कृपा, भाव, रस, अभिनय को दर्शाता है, ठीक है। तो ये हो गया तांड और ये हो गया लक्ष्य। तो ये दोनों याद रखना है। एक बार यूपीएससी ने पूछा भी है कि कौन पुरुष तत्व है, पहलू है, और कौन स्त्री पहलू है। तो तांड जो है आपका पुरुष पहलू है, जो कि शिव का प्रतिनिधित्व करता है, और जो लक्ष्य है वो स्त्री पहलू है, जो कि पार्वती का प्रतिनिधित्व करता है। इसके अंदर भाव, रस, अभिनय, ये सारी बातें यहाँ हमारे लिए आती हैं। अब आइए हम देखें, एक किताब है, लिखा गया है अभिनय दर्पण। इन पुस्तकों के बारे में भी ध्यान रखिएगा। ये अभिनय दर्पण लिखा गया है, और ये जो लिखा गया है ये नंदिकेश्वर के द्वारा लिखा गया है। तो ऐसे भी आपके एग्जाम में सवाल आ सकते हैं कि भाई इन किताब को लिखा किसने है, ये पुस्तक किस पे है और किसने लिखा है। तो नंदिकेश्वर के द्वारा नृत्य पे लिखा गया ग्रंथ है। तो अभिनय दर्पण जो एक पुस्तक है वो नृत्य के ऊपर, यानी कि डांस के ऊपर लिखा गया है, और इसके जो लेखक है नंदिकेश्वर है। उसमें उन्होंने नृत्य के 3 पहलुओं की चर्चा की है। जिस तरीके से हमने देखा कि जो भरत हैं, भरत मुनि, उन्होंने जो है सो 2 भारतीय शास्त्र को प्राथमिकता दी नाट्य शास्त्र में, वो तांड और लक्ष्य को। उसी तरीके से नंदिकेश्वर ने 3 बातों को प्रमुखता से रखा। एक है नाट्य, दूसरा है हमारे पास नृत्य, और तीसरा है नृत्य, नृत्य, ठीक है, नृत्य। तो ये नंदिकेश्वर के नृत्य ग्रंथों के 3 पहलू माने जाते हैं, जिसमें एक हो गया नाट्य, दूसरा हो गया नृत्य, और तीसरा हो गया आपका नृत्य, ठीक है। तो जो नाट्य है ना, ये क्या होता है, ड्रामा वाले एस्पेक्ट पे, यानी कि आप देखेंगे कि जब डांस हो रहा होता है तो कई बार जब नृत्य करते हैं तो लोग उसके साथ कई बार संवाद होता है, डायलॉग चल रहा होता है, कई बार कला का भी मंचन किया जाता है, ठीक है। तो जब हम नाट्य में होते हैं तो उस समय हम कला, मतलब जो है सो हम नाटक को भी, नाटकीय जो तत्व होता है उसकी प्रधानता हो जाती है, ठीक है। इसके बाद नृत्य, इसमें ये नाट्य के तत्व पे जोड़ देता है। और जब नृत्य करते हैं तो इसमें अभिव्यंजक, जो किसी विषय पर विचार के अर्थ के हाव भाव को व्यक्त करता है, ठीक है। और दूसरा हम देखें, जो नृत्य होता है ये बेसिकली क्या है, फंडामेंटल, यानी कि अगर हम लोग बात करें नृत्य का, फंडामेंटल होता है कि शुद्ध या मौलिक नृत्य है, जो मनोदशा का अर्थ से होता है, ठीक है। अब हम देखें क्या कि कई बार क्या होता है कि जो नृत्य और नाट्य होता है, यानी कि जो पहला और दूसरा जो तत्व है, इसको कई बार प्रभावी ढंग से हम अभिव्यक्त करने के लिए क्या होता है कि कई बार फीमेल डांसर्स होती हैं, ठीक है, जिसको कि हम नर्तकियां कहते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या करते हैं, इसमें कुछ रस होते हैं, यहाँ कुल मिलाकर 9 रसों की कल्पना की गई है। इन 9 रसों को अभिव्यक्त किया जाता है, किया जाता है, ठीक है। तो हम देखेंगे क्या है, नर्तकियों के माध्यम से नवरसों को संप्रेषित किया जाता है। इसमें ये नवरस कौन कौन से हैं, फिर हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। एक होता है श्रृंगार रस, जिससे प्रेम की अभिव्यक्ति होती है।
तो ये हो गया हमारे पास एक रस, इसको हम बोलते हैं श्रृंगार रस, जिससे प्रेम की अभिव्यक्ति होती है। दूसरा हमारे पास होता है हास्य रस, जिससे आपके मनोल्लास यानी कि उल्लास की अभिव्यक्ति होती है। तीसरा हमारे पास होता है वीर रस। वीर रस से सीधा का सीधा वीरता का का जो है सो बोध होता है। उसके एक होता है हमारे पास रौद्र रौद्र रस, इससे क्रोध की भावना का पता चलता है, अभिव्यक्ति होती है। उसके बाद हम देखें होता है एक भयानक। भयानक का मतलब क्या होता है कि आप नृत्य से भय क्रिएट करते हैं, भय भय जो है सो उत्पन्न करते हैं, भय का भावना आता है, तो एक हो गया भयानक। फिर एक होता है विभत्स। विभत्स से जो है घृणा का भाव निकलता है, विभत्स इससे घृणा का भाव निकलता है। फिर एक भाव होता है हमारे पास अद्भुत। अद्भुत से क्या होता है, आश्चर्य जो है, आश्चर्य का भाव अभिव्यक्त होता है। और फिर एक देखेंगे, एक होता है आखिरी जो 9 रसों में है, वो है शांत रस, जिसे शांति की अभिव्यक्ति होती है। तो शांत रस, तो ये 9 रस हैं, ठीक है। तो ये 9 रस हैं, मिलकर के नृत्य और नाट्य को सफल बनाते हैं, ठीक है। तो इन जब नृत्य और नाट्य जो हमारे पास नाट्य हो रहा होता है, तो इन रसों का जो है समायोजन होना जो है सो अच्छा माना जाता है, ताकि आप जो नृत्य है, जो नाट्य है, वो प्रभावी ढंग से उसका प्रस्तुतिकरण हो सके, उसको दर्शाया जा सके। अब आइए हम देखते हैं कि यहाँ पर हम लोग बात करें तो ये भारतीय जो शास्त्रीय नृत्य हैं, इसके 8 रूप संगीत नाटक अकादमी के अनुसार इसको बांटा गया 8 रूप, ठीक है ना। 8 रूपों की बात की गई नाटक के अनुसार। अब ये 8 रूप क्या क्या हैं? भारत में शास्त्रीय नृत्य के 8 रूप हैं, और एक जो 9वां है, इसको छऊ नृत्य को माना गया है। पूर्वी भारत का छऊ को 9वां शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता दी गई है। अब ये जो भारतीय यानी कि जो इसको हम बोलते हैं कि जो शास्त्रीय नृत्य है, यानी कि जो क्लासिकल डांस है, वो कुल मिलाकर 8 + 1 यानी कि 9वां जो है हमारे पास है छऊ नृत्य है। तो ये भारतीय शास्त्रीय जो नृत्य रूप है हमारे पास, वो हो गया भारतनाट्यम, जिसको सबसे पुराना माना जाता है नृत्य में, शास्त्रीय नृत्यों में। कथकली है, कथक है, मणिपुरी है, फिर हम देखेंगे ओडिसी है, कुचिपुड़ी है, जो है सत्रिया है, और मोहिनी अट्टम है। तो ये कुल मिलाकर के 4 और 4 तो 8 हो गए। जो 9वां है वो हमारे पास छऊ है, छऊ, ठीक है ना। जो है 9th, ये शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। अब आइए देखते हैं, पहले हम लोग थोड़ा सा बात कर लें, ये जितने भी शास्त्रीय नृत्य हैं उनको एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। एक हमारे पास है भारतनाट्यम, ठीक है। भारतनाट्यम ये तमिलनाडु का नृत्य है और सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य माना जाता है, ठीक है। इसके इतिहास को खंगालने की हम लोग कोशिश करें तो इसकी जो है ऐतिहासिकता 2000 वर्षों से भी ज़्यादा पुरानी मानी जाती है, ठीक है। और हम अगर बात कई पुस्तकों में अगर हम लोग बात करें तो इसका जिक्र भी मिलता है, नृत्य के बारे में जानकारी हमें प्राप्त होती है। तो हमने देखा गया सबसे पुराना है, 2000 से ज़्यादा जो है सो इसका पुराना इसकी ऐतिहासिकता मानी जाती है, और कई जो है सो साहित्य की किताबों में इसकी बारे में जानकारी मिलती है। वापस से आते हैं भरत मुनि के नाट्य शास्त्र के ऊपर में, जिसका रचना काल 200 ईसा पूर्व से लेकर के 200 ईस्वी के रूप में माना जाता है, ठीक है। इसमें देखेंगे इसके जो है भारतनाट्यम है, इसके नृत्य का उल्लेख किया गया सबसे पहली बार में किया जाता है। तो ये हम देखेंगे कि ये जो भरत मुनि का नाट्य शास्त्र है 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के बीच का, इस नृत्य रूप का उल्लेख ये करने वाला ये पहला पुस्तक है, पहला ग्रंथ माना जाता है, पहला ग्रंथ माना जाता है। इसके जो दूसरी किताब के बारे में हम लोग चर्चा करें जिसके बारे में, ये भरत मुनि का नाट्य शास्त्र हो गया उनका। उसके नंदिकेश्वर का अगर हम लोग बात करें तो ये अभिनय दर्पण है। अभिनय दर्पण ये भारतनाट्यम नृत्य में शरीर की गति की तकनीक और व्याकरण के अध्ययन के लिए जो है सो मुख्य स्रोत माना जाता है। इसका मतलब एक तरीके से है कि देखिए जितने भी शास्त्रीय नृत्य होते हैं उन सभी में क्या होता है, एक निश्चित जो है सो क्या होता है, उनका एक व्याकरण होता है। व्याकरण का मतलब तो आप समझते हैं, जब साहित्य में जब आपको कोई साहित्य को समृद्ध रखना है तो उसके कुछ निश्चित अनुशासन होते हैं, डिसिप्लिन्स होते हैं। तो हर जगह जितने भी कलाएं हैं उन सभी का अपना अपना एक व्याकरण होता है। तो उसमें क्या क्या जो मूल तत्व हैं इसके बारे में जिक्र अगर हम देखें तो ये जो है नंदिकेश्वर के अभिनय दर्पण में हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। अब देखें कि पहले क्या होता था कि ये जो इनके, अब तो ये तो साहित्यिक स्रोत हो गए कि इन जो हमारे जो शास्त्रीय नृत्य हैं, यानी कि जो हमारा जो तरीका है अपने आप को अभिव्यक्त करने का, अपने शरीर को अभिव्यक्त करने का, जिसे हम नृत्य कहते हैं, इसके बारे में साहित्यिक स्रोतों के बारे में जानकारी तो मिल रही है। साथ ही साथ इसके कुछ हमारे पास अभिलेखीय प्रमाण भी हैं।
अभिलेखीय प्रमाण का मतलब क्या है कि प्राचीन काल में आप देखेंगे बहुत सारे मंदिर बनाए गए। मंदिर की दीवारों के ऊपर में, ये मंदिरों के विभिन्न स्थलों के ऊपर में इन नृत्यों को जो है सो क्या किया गया, अभिव्यक्त किया गया है। ठीक है, इसके अलावा हम देखेंगे कि धातु की मूर्तियां बनाई गई हैं। जैसे कि आप देखेंगे एक नृत्य की शैली में आप देखेंगे तो नटराज की मूर्ति दक्षिण भारत में चोलों के समय का दिखाया जाता है। तो नृत्य की मुद्रा में, क्योंकि बहुत पॉपुलर है इसलिए नाम लेकर के मैं आपको बताना चाहता हूं कि नृत्य के लिए भी हमारे पास अभिलेखीय स्रोत भी हो सकते हैं जो हमें मिला है। ठीक है, इसके अलावा हम देखेंगे कि इनको जो है सो पेंटिंग के माध्यम से भी दर्शाया गया है। इनको हम देखेंगे तो हम स्कल्पचर यानी कि शिल्प के रूप में भी इनको दिखाया गया है। धातु के या पत्थर की मूर्तियां बना करके उनको जो है गति के अवस्था में दिखाया गया है, जिससे लगता है कि हाँ वो नृत्य की मुद्रा में है। तो प्राचीन काल से ही ये जो भरतनाट्यम है इसके बारे में जानकारी हमें साहित्य से भी और जो है सो पुरातत्व से भी, इन दोनों जगह से हमें मिलता है। तो ये प्राचीन काल के चित्रों, पत्थरों और धातु की मूर्तियों में इस नृत्य के रूप में बहुत सारे दृश्य प्रमाण भी हमारे पास है। इसी कड़ी में एक मंदिर है, चिदम्बरम मंदिर। जो चिदम्बरम मंदिर है उसके गोपुरम पर अगर हम लोग बात करें, चिदम्बरम मंदिर के गोपुरम पर, गोपुरम का मतलब ये होता है कि प्रवेश द्वार होता है। जैसा कि हम लोगों ने जिक्र किया भी होगा, दक्षिण भारत के ये जो मंदिर जब निर्माण शैली के बारे, स्थापत्य शैली के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे तो हमने कहा था कि मंदिर में प्रवेश करने के लिए बड़े बड़े गेट्स होते हैं जिनको कि गोपुरम कहा जाता है। तो चिदम्बरम मंदिर के गोपुरम पर हम देखेंगे कि भारत नाट्यम मुद्राओं की एक श्रृंखला देखी जा सकती है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा एक पैनल आपको वहां पर डांस करता हुआ दिखाई देता है, नृत्य करता हुआ दिखाई देता है। ये एक हार्य शैली में प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, इसका मतलब होता क्या है कि जहां एक डांसर यानी कि जो नर्तक होता है एक ही प्रस्तुति में कई भूमिकाएं निभाता है। यानी कि एक डांसर है, एक जो है हमारे पास नर्तक है जो नृत्य कर रहा है, लेकिन वो अपनी विभिन्न भूमिका में, अगर मान लें कि किसी नृत्य में अगर हम देखें हीरो और विलेन दोनों की संकल्पना है तो एक साथ वो हीरो के रूप में भी दिखाई देता है और विलेन के रूप में भी दिखाया जाता है। ठीक है, जैसे मान लें कि अगर मान लें हमें रामायण का मंचन करना हो, रामायण का, और उसमें हम नृत्य का मंचन कर रहे हैं, तो हम देखेंगे कि एक हम नर्तक हैं तो हम श्री राम की भूमिका में भी हम दिखाई देंगे और रावण की भी भूमिका में हम ही दिखाई देंगे। तो ये होता है एक हार्य शैली जो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए आइए आगे बात करते हैं इसकी विशेषताओं में। कई चीजें विशेषताएं हैं, तो देखिए क्या है इसमें। क्या होता है कि ये जो भरतनाट्यम है इसकी जो गति होती है, जब आप नृत्य कर रहे होते हैं तो इसकी अधिकांश गतियां जो होती हैं एक नृत्य लॉ से मिलती जुलती है। जब आप डांस करेंगे तो फायर फ्लेम होता है, ठीक है ना, तो एक नृत्य में एक लॉ जो अग्नि लॉ है उससे मिलता जुलता दिखाई देता है, इसलिए कई बार इसे अग्नि नृत्य की संज्ञा भी दी जा सकती है। तो सीधा प्रश्न आपके लिए प्रारंभिक परीक्षा में यह बन सकता है कि किस नृत्य को अग्नि नृत्य कहा जाता है, तो यह है भारतनाट्यम, अग्नि नृत्य, इसको हम लोग भारतनाट्यम बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें हम देखें कि हमने देखा था दो तत्व होते हैं भरत मुनि के अनुसार नृत्य के, एक होता है आप तांड्य और दूसरा होता है लक्ष्य। तो भारतनाट्यम में दोनों की भूमिका होती है, दोनों की भूमिका होती है। इसमें तांडव भी होता है और जो है लक्ष्य पहलू भी समान रूप से दोनों के ऊपर बल दिया जाता है, जिसमें मुद्राओं पर अधिक जोर दिया जाता है। मुद्रा, ठीक है, मुद्रा पर अधिक जोर दिया जाता है, मुद्राओं पर अधिक जोर दिया जाता है। इसमें से एक मुद्रा में जो प्रमुख मुद्राएं हैं उनमें से एक है कटक मुख हस्त मुद्रा। इसमें क्या होता है कि 3 उंगलियों के माध्यम से हम ओम की अभिव्यक्ति करते हैं। ठीक है, ओम 3 उंगलियों के माध्यम से ओम के प्रतीक के रूप में जोड़ के इसको देखा जाता है, जिसको बोलते हैं कटक मुख हस्त बोलते हैं। जब हम इसका अभिव्यक्ति, जब हम नृत्य को अभिव्यक्त करते समय नर्तकियां आमतौर पर मुड़े हुए घुटनाओं को बनाए गए रखती हैं और अपना वजन दोनों पैरों में समान रूप से वितरित करती हैं। आपने देखा होगा भारतनाट्यम में कि ये अगर हमारे पास क्या होता है कि जैसे मान लीजिए डांसर हैं, तो डांसर क्या करती हैं कि ये जो उनके पैर हैं, ये पैर थोड़ा सा, जैसे हम यहाँ खड़े हुए थे दो पैर को कल्पना कीजिए, तो ये हमेशा फोल्डेड अवस्था में रहेंगी। ठीक है ना, तो यानी कि ये नर्तकियां होती हैं अपने घुटनों को हमेशा मुड़े हुए अवस्था में रखती हैं और इसके ऊपर वजन जो है दोनों पैरों के ऊपर समान रूप से वितरित करते हैं ताकि उनका बैलेंस बना रहे। ठीक है ना, ताकि ये बैलेंस बना रहे। तो ये जो आप देखेंगे कि यहाँ पर में इसमें नर्तकियां आमतौर मुड़े हुए घुटनाओं को बनाए रखती हैं। ठीक है, तो ये जो है ये पोस्चर आप मान के चलिए कि ये हो रहा है और ये हमारे पास ये नर्तकी हैं, तो ये पैर मुड़ा हुआ है। ठीक है, और इससे क्या होता है कि आपका जो बैलेंस है, आपका जो वजन है, वो समान रूप से आपके पैरों पर वितरित होता रहता है, जिससे आपके अंदर एक संतुलन हमेशा बना हुआ दिखाई देता है, संतुलन बनी हुई रहती है। अब आइए संगत में हम देखें गायक, मृदंग, वादक इस संगीत में
एक गायक होगा। इसके साथ जो है गायक के अलावा हम देखेंगे कि जो इसमें इंस्ट्रूमेंट होता है वो है मृदंग वादक होगा, वायलिन वादक होगा, एक वीणा वादक होगा या बांसुरी वादक होगा और झांझ वादक होगा। तो एक तो मुख्य कलाकार आपके पास हो गए, एक गायक, ठीक है, फिर मृदंग वादक, ठीक है, वादक होगा, वायलिन वादक भी होगा, वीणा वादक भी होगा, ठीक है, बांसुरी वादक भी होगा और जो हमारे पास है झांझ वादक भी शामिल होता है, ठीक है। ये नड्डू वनार प्रदर्शन का एक समन्वय करते हुए नृत्य पाठ का संचालन भी करता रहता है। तो एक ये शब्दावली है, इसको आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। अब आइए हम देखें कि इनके जो मुख्य प्रोपोनेंट हैं उनके बारे में हम लोग चर्चा कर लें, यानी कि उसके प्रसिद्ध उन नायक कौन कौन से हैं भरतनाट्यम के। तो इनमें कुछ नाम है, उन कुछ नामों को याद रखना हमारे लाजमी है। एक नाम हमारे पास है यामिनी कृष्णमूर्ति का, ये नाम है जो कि भरतनाट्यम के साथ जुड़ी हुई हैं। उसके लक्ष्मी विश्वनाथन है हमारे पास, पद्मा सुब्रमण्यम है, मृणालिनी है साराभाई, ये भी बहुत ही फेमस नाम है, मलिका साराभाई है, ये भी एक अन्य महत्वपूर्ण नाम है जो आपके पास होना चाहिए, रुक्मणी देवी अरुंडले। तो ये कुछ नाम हैं जो भरतनाट्यम नृत्य के साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो इन नामों को भी आप थोड़ा सा अपने पास रखिएगा कि इससे भी प्रश्न आ जाते हैं, कई बार कुछ कलाकार दे दिए जाएंगे और उनका संबंध किस नृत्य से है ये आपसे पूछ लिया जाएगा। तो ये भी एक बात है। अब आइए हम लोग चलते हैं एक दूसरे शास्त्रीय नृत्य की तरफ। ये है हमारे पास कथकली, जो कि केरल का है। कथकली कथकली के बारे में बात करें, ये केरला का माना जाता है, ठीक है। अगर हम लोग तुलनात्मक रूप से देखें तो भारतनाट्यम से ये अपेक्षाकृत ये क्या है, ये ज़्यादा नया है, ठीक है। हाल का ही ये माना जाता है कथकली, ठीक है। अगर हम देखें कि अगर इसको देखते हैं दक्षिण भारत में पनपा, ठीक है, विभिन्न सामाजिक और धार्मिक नाट्य परंपराओं में अपनी जड़ें खोजता है। इसे ब्लड ऑफ द ईस्ट भी कहते हैं। जब हम देखें, जब ये इस नृत्य को कथकली को किया जाता है तो इसमें कई सामाजिक और धार्मिक पहलुओं की अभिव्यक्ति नृत्य के माध्यम से की जाती है। और इस नृत्य शैली को अगर देखें, इसकी जो है रिचनेस इतनी ज़्यादा है कि इसे हम लोग ब्लड ऑफ ईस्ट भी कहते हैं, ठीक है। तो जैसा हमने कहा कि इसमें हम देखेंगे कि जो अभिनयकर्ता होता है या जो क्या कहते हैं नर्तक होता है, वो जो है सामाजिक और धार्मिक पहलुओं को के विभिन्न पहलुओं को क्या करता है, उद्घटित करता है। तो हम देखेंगे कि प्राचीन केरल के विभिन्न सामाजिक और धार्मिक नाट्य रूपों से ये विकसित हुआ है, जिसमें हमारे पास कुछ पॉपुलर हैं। चकियार कुथु हमारे पास है, कुडियाट्टम, कृष्णट्टम और हमारे पास है राम नाम शामिल हैं। तो ये कुछ हमारे पास निश्चित जो है स्वरूप हैं किसके, वो कथकली के। अब आइए अगर हम लोग बात करें कथकली नृत्य के बारे में, तो कथकली नृत्य, संगीत और अभिनय, इन तीनों का संश्लेषण दिखाई देता है, ठीक है। इसका मतलब कथकली में नृत्य भी है एक कंपोनेंट के रूप में, यानी कि डांस फॉर्म भी है, संगीत भी यानी कि म्यूजिक भी चल रहा होता है, इसके अलावा हम अभिनय यानी कि एक्टिंग भी चल रही होती है, और कहानी यानी कि स्टोरी टेलिंग भी चल रहा होता है, ठीक है। कहानी कहने का संश्लेषण भी है, जो मुख्य रूप से भारतीय महाकाव्यों के से अनुकूलित और अभिनय के चार पहलुओं को जोड़ता है, ठीक है। अब इनकी विशेषताओं के बारे में अगर हम लोग बात करें तो संगीत, नृत्य, संगीत, अभिनय और कहानी सभी का संश्लेषण है कथकली के अंतर्गत, ठीक है। अब इसकी विशेषताओं में अगर हम लोग बात करें तो जो पात्र होते हैं यानी कि जो नर्तक होता है, मोटे तौर पर सात्विक, राजसिक और तामसिक प्रकारों के में विभाजित किया जा सकता है, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे सात्विकता, राज राज राजशाही और तामसिक, ये तीनों के तीनों तत्व आपको दिखाई देते हैं। इसके अलावा इसमें एक छोटा पात्र भी होता है। कथकली में देखेंगे तो कई बार क्या होता है कि एक समूह में देखेंगे एक छोटा पात्र का मतलब है कि एक एक्टर आपको दिखाई देगा, जिसे बोलते हैं, इसको बोलते हैं मिनक्कू। ये याद रखिएगा, ये प्रीलिम्स के लिए आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। एक छोटा कैरेक्टर होता है, ठीक है। और ये आमतौर पर में महिला या ऋषि की भूमिका, बाल ऋषि अगर देखेंगे, आपने देखा भी होगा कभी कथकली को, या बाल स्त्री में देखें छोटे बच्चे में, उनको उसको निरूपित करता है। तो ये हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि मिनक्कू है क्या ये। तो कथकली के साथ जुड़ा हुआ है, एक छोटा पात्र है ये, जो महिला या ऋषि की भूमिका में आपको वहां पर दिखाई देगा। एक साधारण मंच का प्रयोग किया जाता है जिसके सामने एक बड़ा तेल से जलने वाला दीपक होता है। दो लोग मंच पर तिरासिला नामक एक पर्दा पकड़े रहते हैं, ठीक है। अब जब नृत्य के लिए मंच तैयार किया जाता है तो मंच की तैयारी में ये तो हमने देखा कि हमारे कलाकार हो गए, नर्तक हो गए, मिनक्कू हो गए, ये तमाम लोग हमारे पास आ गए, उनके विभिन्न प्रकार हो गए। अब जब मंच का आयोजन किया जाता है तो मंच कथकली के लिए एक देखेंगे एक बड़ा सा दीपक यानी कि दिया सामने जल रहा होता है, ठीक है।
उसके अलावा हम देखेंगे कि एक पर्दा होता है, पर्दा को जो है मंच पर तिराशिला नामक एक पर्दा पकड़े रहते हैं, 2 लोग होते हैं जो दोनों किनारे से इस तिराशिला, तो तिराशिला क्या है? तो यहाँ हम देखेंगे ये जो तिरशिला है, ये तिरशिला, ये दरअसल क्या है? एक पर्दा होता है, दैट इज़ कॉल्ड अ कर्टन, ठीक है? ये एक पर्दा होता है। ये इसके साथ आपको देखने को मिलेगा। अब आइए हम लोग तीसरे शास्त्रीय नृत्य की तरफ चलते हैं, ये है हमारे पास कथक, जो उत्तर प्रदेश से आता है, ठीक है? अगर हम देखें तो ये 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, कथा यानी कथा जो होती है स्टोरी, और एक कथकर यानी कि स्टोरी कहने वाला, ठीक है ना? ये दोनों होता है। तो ये जो कथक है, जैसे इसका अर्थ होता है वो जो कहानी कहता है, ठीक है? वो जो कहानी कहता है। तो इसका जो जन्म हुआ है, हम देखें कथा और कथाकार से मिलकर के होता है। अब प्राचीन काल में ये जो कथक होता था, इसको हम लोग एक विशेष नाम से जानते थे, इसका नाम है कुशीलव, कुशीलव। इसको बोलते थे, कथक को कुशीलव के नाम से जाना जाता था। पहले ये एक मौखिक परंपरा के रूप में शुरू हुआ, एक केवल यानी कि अगर तरीके से अगर हम बात करें तो ये स्टोरी टेलिंग के रूप में शुरू हुआ, जहां पर में जो कथक महाकाव्य हैं, मिथक हैं और किंवदंतियां हैं, इनको कहानियां सुनाई जाती थी। यानी कि महाकाव्य जैसे कि रामायण महाभारत होते हैं, मिथक हो गया, इन सभी को की चर्चा की जाती थी, कहानी सुनाया जाता था, लोग सुनते थे। और किंवदंतियां भी होती थी कई, उनको सुनाया गया। बाद में क्या हुआ कि इन कहानी को अभिव्यक्ति के माध्यम से प्रदर्शन किया जाने लगा, ठीक है? जब इसे कहानी की अभिव्यक्ति में अस्पष्टता लाने के लिए अंग विक्षेप और संकेत जोड़े गए, यानी कि अभिव्यक्त किया जाने लगा, तो ये नृत्य का शैली लेना शुरू कर देता है। वैष्णव पंथ के उदय के साथ और भक्ति आंदोलन के साथ आप देखेंगे कि इसमें गीत और संगीत की नई परंपरा जोड़ी गई, ठीक है? क्योंकि आप जानते हैं कि जब भक्ति संत हुए, जब हम देखेंगे कि जो भक्ति आंदोलन के दौरान जो भक्ति संत जितने भी होते हैं, वैष्णव पंथ में भी आप देखेंगे, मतलब भक्ति के साथ वैष्णव पंथ भी जुड़ा हुआ है, कुछ जगहों पर शैव पंथी भी हैं। तो ये जो भक्त थे वो क्या कर रहे हैं? वो अपने ईश्वर से अपनी निकटता स्थापित करने के लिए, उनसे अपना जुड़ाव करवाने के लिए संगीत का सहारा लेते थे। और संगीत एक तरीके से आपको अपने जो आपके पास जो आपके आराध्य देव हैं, उनसे अंततः मिलने का एक जरिया होता था। तो ये धीरे-धीरे जब ये कथा कहानी, ये जो मिथक और ये जो किंवदंतियाँ थीं, जो महाकाव्य की वानियाँ थी, उस सब के अंदर में हमने गीत और संगीत को शामिल करना शुरू कर दिया, ठीक है? और ये तब होता है जब भक्ति आंदोलन जो है की शुरुआत होती है। क्योंकि भक्ति में तो क्या है कि आप एक जरिया है जिसमें आप अपना समर्पण यानी कि अपना भक्ति अपने आराध्य देव की तरफ स्पष्ट करते हैं और अंततः आप क्या करते हैं, उसमें लीन हो जाते हैं, उनमें विलीन हो जाते हैं और आप मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। तो ये एक जरिया था भक्ति और सूफी आने के बाद कि इस तरीके की जो गीत संगीत थी, वो उनको अपने आराध्य देव से मिलवाए और उनको अंततः मोक्ष की प्राप्ति हो। मुख्य रूप से अगर हम देखें तो इसका जो क्षेत्र है वो ब्रज क्षेत्र है, यानी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है। ये कहाँ-कहाँ आपको देखने को मिलेगा? तो रासलीला में देखने को मिलता है, जिसमें संगीत, नृत्य और कथा के संयुक्त तत्व होते हैं। कथक के मूल अंग विक्षेप और हाव-भाव से को विस्तार प्रदान करती है। अब इस कथक के ऊपर हम देखेंगे, इसकी तो हमने उत्पत्ति देखी, प्राचीन काल से ही दिख रही है, लेकिन जब मुगलों का शासन हुआ, तो इसका भी प्रभाव इसके ऊपर देखने को मिलता है, ठीक है? तो पहले ये जो कथक होते थे, ये हम देखेंगे, ये आमतौर पर धार्मिक स्थल यानी कि मंदिरों के प्रांगण में या उसके आसपास ही हुआ करते थे। लेकिन जैसे ही जब हम देखेंगे कि मुगल काल आता है, तो ये धीरे-धीरे मंदिर प्रांगण से शाही दरबार की ओर स्थानांतरित हो गया, ठीक है? ये धीरे-धीरे क्या हो गया? प्रांगण से शाही दरबार की ओर स्थानांतरित हो गया, यानी कि अब कोर्ट में आने लगा, ठीक है? दरबार में इनका मंचन किया जाने लगा और ये अत्यधिक शैलीबद्ध हो गई, शैलीबद्ध हो गया और इसे मनोरंजन के एक रूप के रूप में देखा जाने लगा। धीरे इसने अपनी वर्तमान विशेषताओं को प्राप्त कर लिया। तो जो वर्तमान स्वरूप है, ये धीरे-धीरे क्या हो गया? इसका इवोल्यूशन हुआ, इसका विकास होता गया और आज के वर्तमान स्वरूप में ये पहुंच जाता है। इस नृत्य में अगर हम देखें तो शोभा, अभिव्यक्ति और कामुकता, शोभा, अभिव्यक्ति और कामुकता जोड़ने के लिए नृत्य और भाव पर अधिक जोर दिया गया, ठीक है? इन तीन पर, शोभा, अभिव्यक्ति और कामुकता। अब देखेंगे क्या इस पर में हम देखें, जब हम देखेंगे कि हमारे यहाँ तुर्क मुगल से आए, तो जो फारसी संस्कृति है उसका प्रभाव देखने को मिलेगा, यानी कि वेशभूषा, नृत्य शैलियाँ भी इस पर गहरा प्रभाव करेंगे। और इसके बारे में अगर हम लोग बात करें कथक के बारे में, तो अवध के एक नवाब हैं जिनका नाम बड़ा ही जो बहुत ही लोकप्रिय हैं, जिनका नाम है नवाब वाजिद अली शाह, ठीक है? तो ये जो कथक है 19वीं शताब्दी में नवाब वाजिद अली शाह
यानी कि लखनऊ घराने के अंदर संरक्षण पा करके ये अपने स्वर्णिम युग को प्राप्त करता है, स्वर्णिम युग को प्राप्त करेगा। स्वर्णिम 19वीं शताब्दी में नवाब वाजिद अली शाह लखनऊ घराने से उनको संरक्षण दिया कथक को, और फिर ये जो है कथक अपने स्वर्णिम अवस्था को प्राप्त करेगा। ठीक है, इतनी बातें सभी लोग समझ पा रहे हैं। तो ये कुछ हैं, तथ्यात्मक बातें ज़्यादा हैं यहाँ पर, तो आपको इन तथ्यों को थोड़ा सा देखना पड़ेगा। ठीक है, आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा, जिसकी चेष्टा मैं कर रहा हूँ कि हाँ, इनको जितना हो सके उनको कथा कहानी के माध्यम से जोड़ा जा सके। अब आइए हम लोग देखते हैं कथक की विशिष्ट पहचान क्या क्या है। ये एक बड़ी बात है जिसको ध्यान में रखना है कि एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है जिसका संबंध इस्लामिक संस्कृति से है, इस्लामिक संस्कृति से है, और इसकी जड़ें हिंदुस्तानी या उत्तर भारतीय संगीत में मिलती हैं। ठीक है, इस्लामी संस्कृति का प्रभाव दिखता है, मुगलों का दिखाई देता है, फारसी संस्कृति का प्रभाव दिखेगा। कथक और हिंदुस्तानी संगीत के भी दो स्वरूप हैं जो हम बात करेंगे, एक हिंदुस्तानी संगीत, दूसरा कार्नाटिक संगीत। ठीक है, तो कथक और हिंदुस्तानी संगीत एक दूसरे को प्रभावित करते हुए समानांतर रूप से उत्तर भारत में क्या होते हैं, विकसित होते हुए दिखाई देंगे। अब इसके जो प्रसिद्ध कथक हैं, कथक नायक हैं, इनको हम देखें तो एक नाम हमारे पास है पंडित बिरजू महाराज का, दूसरा नाम हमारे पास है लच्छू महाराज का, तीसरा नाम हमारे पास है ईश्वरी प्रसाद का, चौथा नाम है शंभू महाराज का, पांचवा नाम है अच्छन महाराज का, सितारा देवी का, दमयंती जोशी का। ठीक है, तो ये जो है हमारे पास प्रसिद्ध कथक हैं। प्रसिद्ध जो है, अब इसके कुछ घराने हैं जहाँ से संरक्षण मिला। ठीक है, इसमें है लखनऊ घराना, जयपुर घराना, बनारस घराना, रायगढ़ घराना। तो ये कुछ घराना हैं जो याद रखिए। ये आपसे ये भी सवाल पूछा सकता है कि लखनऊ घराना का संबंध किस नृत्य जो शास्त्रीय नृत्य के साथ रहा हुआ है, बनारस घराना का या रायगढ़ का किससे रहा हुआ है, तो ये आपका कथक के साथ जुड़ा हुआ है। अब आइए हम लोग बात करें मणिपुरी। ये भी एक शास्त्रीय नृत्य है हमारे पास जो मणिपुर में है। ठीक है ना, तो ये मणिपुर से है। इसमें हम देखेंगे क्या कि होता क्या है कि कई बार कुछ अनुष्ठान होते हैं, त्योहार होते हैं। ठीक है, तो इसमें शिव और पार्वती नृत्य जैसी देवी देवताओं की पौराणिक कथाओं का प्रदर्शन किया जाता है। शिव और पार्वती का इसमें हम देखेंगे कि इनको का जो है इनको प्रदर्शित किया जाता है, नृत्य में प्रदर्शित किया जाता है। एक मणिपुर के शासक रहे राजा भाग्यचंद्र के शासनकाल में मणिपुर के लोकप्रिय रासलीला नृत्यों की उत्पत्ति होती है। यानी कि इनके संरक्षण में राजा भाग्यचंद्र हैं जिनका जुड़ाव मणिपुरी नृत्य के साथ रहा हुआ है। तो मणिपुरी नृत्य में हम देखें ने 15वीं शताब्दी में वैष्णववाद के आगमन के साथ प्रमुखता प्राप्त की। मणिपुरी नृत्य की विषय वस्तु अक्सर गोपियों, राधा कृष्ण की कहानियों के इर्द गिर्द घूमती है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन में इसे पेश कर भारतीय शास्त्रीय नृत्य परंपरा को पुनर्जीवित किया था। ठीक है, तो एक तरीके से देखें कि रविन्द्रनाथ टैगोर का इसके स्थान में या इसको बढ़ाने में उनका मदद भी रहा। इसके संरक्षण को लेकर के में उनका महत्व यहाँ पर ये प्रदर्शित होता है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन में इसे पेश किया था, यानी कि पेश करवाया था, इसका मंचन करवाया था, जिससे इसे लोकप्रियता मिली और इसका पुनर्जीवन होता है। इस नृत्य की विशेषताओं के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें की जो विषय वस्तु है, इसमें अक्सर गोपियां राधा और कृष्ण की कहानियों के इर्द गिर्द घूमती हैं। ठीक है, राधा और कृष्ण यहाँ पर में आप देखेंगे उनके आसपास ही घूमेंगी। इसके कपड़ों के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें कढ़ाई की हुई सख्त स्कर्ट होती है। ठीक है, सख्त स्कर्ट है जिसके ऊपर इंटेंस कढ़ाई किया जाता है। एक नाजुक सफ़ेद मलमल की स्कर्ट भी होती है। ठीक है, ये भी होता है आपके पास। इसके अलावा हम देखें गहरे मखमली ब्लाउज होते हैं और एक पारंपरिक सफ़ेद घूंघट होता है। तो ये इसकी पोशाक होती है। यहाँ पर जो कृष्ण हैं उनको पीली धोती में दिखाया जाता है, यानी जो कृष्ण के रूप में जो नर्तक आएंगे या जिनको दिखना है यहाँ पे, वो कृष्ण जो हैं वो अपने पीली धोती में यहाँ आपको दिखाई देंगे। उसके एक गहरी मखमली जैकेट उनके ऊपर होगा, एक मोर पंख उनका मुकुट होगा। सो ये मखमली जैकेट होता है, दूसरा मोर पंख का मुकुट होगा, शामिल होता है। इसमें पुरुष और स्त्री दोनों पहलुओं को शामिल किया गया है। नृत्य का पुरुष रूप चोलम संकीर्तन परंपरा का एक हिस्सा है। संकीर्तन के दौरान पुरुष नर्तक पुंग और करताल, पुंग जो है एक तरीके का वाद्य यंत्र है, ये दोनों बजाते रहते हैं। ठीक है, पुंग और करतल। इसमें देखें, इसमें कहीं भी अगर लय में कोई जटिलता आती है तो इसको इग्नोर कर दिया जाता है, इसको अनदेखा कर दिया जाता है, क्योंकि नर्तक लय को बनाए रखने के लिए घुंघरू नहीं पहनते हैं। इसमें एक आवश्यक आसन
नागबंध मुद्रा है, नागबंध मुद्रा शामिल है, जिसमें शरीर को 8 यानी कि एक तरीके से एस के आकार में, आप देखेंगे एस के आकार में, ठीक है, आकार में वक्रों को माध्यम से जोड़ा जाता है। ठीक है, ये बात समझ पा रहे हैं? तो ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। नागबंध मुद्रा, जिसमें शरीर को 8 के आकार में वक्रों के रूप में के माध्यम से जोड़ करके दिखाया जाता है, वह अभिव्यक्त किया जाता है। एक अन्य है हमारे पास ओडिसी। ठीक है, ओडिसी, ये उदयगिरी और खंडगिरी, उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाएं ओडिसी की शुरुआत दिखती है। उदयगिरी और खंडगिरी जो उड़ीसा के अंदर ही है। ठीक है, नाट्यशास्त्र में वर्णित ओदर नृत्य से इसे लिया गया, इसका नाम लिखाया गया है। और जो है जैन शासक, जो उड़ीसा के शासक है खारवेलास, जैन राजा खारवेल के द्वारा इसे संरक्षण प्रदान भी किया गया है। ठीक है, हम देखते हैं कि जब वैष्णववाद का आगमन होता है उड़ीसा के अंतर्गत, तो महरी प्रणाली के ये जो है वैष्णववाद के आगमन के साथ ही महरी प्रणाली अयोग्य हो गई। युवा लड़कों को भर्ती किया गया और उन्हें महिलाओं के रूप में कपड़े पहनाए गए, जो थे गोटीपुआ। ये एक टर्म है, यानी कि जो पुरुष हैं इनको महिलाओं के कपड़े पहनाकर उनको निरूपित किया गया, बिल्कुल मोटी पुआ। इस कला का एक और प्रकार है जिसको बोलते हैं नर्तला। ये शाही दरबार में, यानी कि जो राजा महाराजा होते थे उनके कोर्ट में इनके प्रदर्शन के लिए किया जाता था। तो 2 शब्दावली होगी, गोटीपुआ। गोटीपुआ के अंदर ये हो गया कि जो पुरुष है उनको महिलाओं के कपड़े पहना करके अभिनय करवाया जा रहा है, नृत्य करवाया जा रहा है। और नर्तला, जिसका संबंध शाही दरबार के साथ है, यानी कि कोर्ट के साथ है। 20वीं सदी के मध्य में ओडिसी ने चार्ल्स फबरी और इंद्रानी रहमान के कार्य अंतर्राष्ट्रीय प्रशंसा प्राप्त की। ठीक है, अब इसकी विशेषताओं के बारे में बात कर लेते हैं। विशेषताओं में अगर हम लोग बात करें तो इसमें मुद्रा और मुद्राओं के उपयोग में भारतनाट्यम के समान आपको दिखेगा, सिमिलैरिटी आपको दिखेगी, समानता दिखेगी। आसन त्रिभंग होता है, अर्थात शरीर के 3 की ओर ये झुका हुआ दिखाई देगा। ठीक है, ओडिसी। चौक की मुद्रा होगी। चौक क्या होता है? हाथों से मर्दानगी का पता चलता है, चौक किया जाता है। निचला शरीर नृत्य के दौरान धर में काफी हद तक स्थिर और गतिमान रहता है। हाथ के इशारे नृत्य भाग के दौरान भाव व्यक्त करना होता है। यह अनुग्रह, कामुकता और सुंदरता तीनों का प्रतिनिधित्व करता हुआ दिखाई देता है। तो ये प्रमुख विशेषताएं हैं, इसको एक बार ध्यान में रखिएगा। ये सब तथ्यात्मक बातें हैं, इसको आपको थोड़ा सा 1-2 बार पढ़ करके अपने दिमाग में रखना होगा। एक बार ना भी रखें तो भी चलेगा, लेकिन बार बार देखेंगे तो आपको चीज़ें याद भी रहेंगी। तो इसकी विशेषताएं हैं। अब आइए हम लोग बात करते हैं कुचिपुड़ी के बारे में। ठीक है, कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश का है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। कुचिपुड़ी ये आंध्र प्रदेश का है। ठीक है, ये आंध्र गांव से लिया गया है। दरअसल है कि मूल रूप से गांव से जाने वाले अभिनेताओं के एक समूह द्वारा प्रदर्शन किया जाता है, जिसे कसे लवस के रूप में जाना जाता है। तो इसमें क्या होता है कि अभिनेता, यानी कि एक तरीके से एक्टर हैं, जो गांव से माइग्रेट कर रहे हैं, इसको बोलते हैं कसे लवस के रूप में इसको जाना जाता है। इसका नाम कसलपुरी और कुचेलपुरम के आंध्र गांव से लिया गया है। 17वीं शताब्दी में भामा कलाम लिखने वाला सिद्धेंद्र योगी ने इस परंपरा को औपचारिक रूप से दिया। इसका मतलब क्या है कि इसकी जो औपचारिक शुरुआत अगर हम देखें तो उनकी औपचारिक शुरुआत भामा कलाम के साथ दिखती है। ठीक है, कि जो है वो जो लिखने वाले हैं वो सिद्धेंद्र योगी, उनके साथ दिखती है, सिद्धेंद्र योगी के साथ। और वैष्णववाद जैसे आया, ठीक है, के साथ यह नृत्य नर ब्राह्मणों का एकाधिकार बन गया और मंदिरों में प्रदर्शन किया जाने लगा। तो ये जो हम देखते हैं कि जो कुचिपुड़ी है, ये हम देखेंगे कि जब वैष्णववाद है, जो संप्रदाय है वैष्णवों का, जब इसकी उत्पत्ति होती है, जब इसका प्रचार प्रसार होता है, साउथ की तरफ ये आता है, दक्षिण भारत की तरफ आता है, तो मंदिरों के रहने वाले ब्राह्मण इसे अपना लेते हैं और इसको मंदिरों की जो है परिधि में क्या करें, सीमित कर देते हैं। तो एक तरीके से जब इन ब्राह्मणों के द्वारा मंदिर की परिधि में जब इसको शामिल किया गया, तो इसके ऊपर ये जो ब्राह्मण है, नर ब्राह्मण हैं, उनका इसके ऊपर आधिपत्य हो गया, एकाधिकार स्थापित सा हो गया। ठीक है, तो ये नृत्य नर ब्राह्मणों एकाधिकार बन गया। तो हमने ये देखा कि वैष्णववाद के आगमन के साथ ये नृत्य नर ब्राह्मणों का एकाधिकार बन गया था और मंदिरों में प्रदर्शन किया जा रहा था। ठीक है, केंद्रीय विषय के रूप में देखें तो यहाँ पर भागवत पुराण है और नर्तकियों की कहानियों को जो है यहाँ पर दर्शाया गया है। विजयनगर गोलकुंडा शासकों के दौरान इसकी प्रसिद्धि मिली। ठीक है, शासकों के दौरान इसकी प्रसिद्धि मिली। इसकी महत्वपूर्ण विशेषताओं के बारे में अगर हम चर्चा करें, ठीक है, तो यहाँ का जो पैर की गति होती है बड़ी मुश्किल सी होती है, उसकी मुश्किल पैरों की गति को यहाँ पर प्रदर्शित किया गया। तो एक बात क्या है, मुश्किल पैर की गति होती है, टीम के प्रदर्शन किए जाते हैं, भागवत पुराण की कहानियों पर आधारित लेकिन एक धर्मनिरपेक्ष विषय दिखाया जाता है, श्रृंगार रस यानी कि प्रेम रस की प्रधानता होती है, एक प्रमुख चरित्र खुद को दारू के साथ पेश करता है, जो नृत्य और गीत की एक छोटी रचना मानी जाती है।
तो आपके लिए फिर से ये शब्दावली महत्वपूर्ण हो जाता है। ये दारू क्या है, तो आप देखेंगे ये दारू है, ये कथकली के साथ जुड़ा हुआ है, जो नृत्य और गीत की एक छोटी सी रचना है। इसके प्रसिद्ध प्रस्तावक हैं राधा रेड्डी, राजा रेड्डी, यामिनी कृष्णमूर्ति, इंद्राणी। तो ये नाम महत्वपूर्ण हो जाता है, इन नाम को भी आपको थोड़ा सा याद रखना चाहिए, ठीक है, इनको भी जोड़ के देखने का है। आज में एक संयुक्त भाव, एक टीम का प्रदर्शन किया जाता है। भागवत पुराण की कहानियों पर ये आमतौर पर आधारित रहता है, भागवत पुराण की कहानियों पर आधारित है, लेकिन एक धर्मनिरपेक्ष विषय वस्तु है भागवत पुराण। या कहने का मतलब है कि एक धार्मिक ग्रंथ है, लेकिन इसकी जो इसका जो चरित्र है वो धर्मनिरपेक्ष माना जाता है। इसमें प्रेम रस की प्रधानता है। इसका मतलब क्या है, ये श्रृंगार रस की यहाँ पर प्रधानता है। एक प्रमुख चरित्र खुद को दारू के साथ पेश करता है, जो कि नृत्य और गीत की छोटी सी रचना है, जो हम लोगों ने जिक्र किया भी है। अब आइए अगली बात हम बात करें ये मोहिनी अट्टम का। मोहिनी अट्टम केरल राज्य में है। त्रावणकोर में इसकी जो है सो उत्पत्ति होती है और इसका विकास हमें देखने को मिलता है, ठीक है। मोहिनी अट्टम का अर्थ है सुंदर महिला, और अटांट का अर्थ है नृत्य, यानी कि सुंदर महिला के द्वारा जो है सो इसको क्या किया गया है, नृत्य को दिखाया गया। इसके साथ भगवान विष्णु का जुड़ाव है। तो ये महिलाओं का एकल प्रदर्शन नृत्य है, ठीक है ना, एकल प्रदर्शन इसमें महिलाएं अकेले करती हैं, और इसे 19वीं शताब्दी में वड्डी वेल्लू द्वारा विकसित किया गया। तो एक नाम है जो जुड़ा हुआ है मोहिनी अट्टम के साथ। केरल राज्य में त्रावणकोर के शासकों के अधीन इसका विकास होता है। 19वीं शताब्दी में त्रावणकोर के शासक स्वाति थिरुनल का संरक्षण इसे प्राप्त हुआ, ठीक है, और इसके ये थोड़ी सी लुप्त सी होती गई, अस्पष्ट होती चली गई। इसकी महत्वपूर्ण विशेषताओं में अगर हम लोग बात करें तो भारतनाट्यम की कथकली के साथ अनुग्रह और ललित को जोड़ती है, ठीक है। दूसरा अगर हम देखें तो इसके अंदर फुटवर्क सौम्य है। फुट मतलब पैरों की गति, पैरों का मूवमेंट यहाँ पर वो बहुत सौम्य है, बहुत सौम्यता के साथ इसको दिखाया गया है। विष्णु के स्त्री नृत्य की कहानी है मोहिनी अट्टम। भगवान विष्णु ने स्त्री का रूप लेकर एक डेमॉन को, एक राक्षस को मारने के लिए इस नृत्य का सहारा लिया था, इसलिए भगवान विष्णु के स्त्री नृत्य की कहानी यहाँ से जुड़ी हुई है। इसका अपना नृत्य और नृत्य पहलू भी है। लास्य का सौंदर्य अनुग्रह है यहाँ पर, यानी कि जो फेमिनाइन क्वालिटी होता है, यानी कि स्त्रीत्व गुण जो होता है, उसकी प्रमुखता यहाँ ज़्यादा दिखेगी। मुख्य रूप से महिला नर्तकियों द्वारा प्रदर्शन किया जाता है। संगीत और गीतों से इसे संपन्न माना जाता है। अब ये हम देखते हैं कि असम में एक सत्रिया जो है वो डांस शुरू हुआ। सत्रिया ये असम का है, असम का जुड़ाव असम के साथ है और वैष्णव धर्म के साथ है। असम में जुड़ा हुआ और वैष्णव संत शंकरदेव द्वारा इसे पेश किया गया। ये बड़ा महत्वपूर्ण है, ये प्रीलिम्स में कई बार पूछा भी गया है, इसको याद रखिएगा। सत्रिया असम में और वैष्णविज्म के साथ इसका जुड़ाव है, ठीक है। इस कला का नाम वैष्णव मठों से लिया गया है, जिसे सात्रस कहा जाता है, यह मुख्य रूप से प्रचलित था। तो ये जो है वैष्णव मठों को इस वक्त क्या कहा जा रहा है, सात्रश कहा जा रहा है, जहाँ से इसकी उत्पत्ति इसकी मानी जाती है। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है। भरत मुनि द्वारा प्राचीन पाठ नाट्यशास्त्र में उल्लेखित मिलता है। यह भक्ति आंदोलन से भी प्रेरित है। इनकी महत्वपूर्ण विशेषताओं के बारे में बात करें तो हम देखेंगे कि इसमें समामेलन मुख्य रूप से ओजापाली और देवदासी का होता है। असम में प्रचलित विभिन्न नृत्य रूपों का सम्मेलन है, मुख्य रूप से किसका, ओजापाली का और देवदासी का। सतारिया पुनर्वसु नृत्य का भक्ति पक्ष और विष्णु की पौराणिक कहानियां सुनाते हैं, जिसमें नृत्य और नर्तक दोनों ही दिखाई देते हैं। इस संगीत कला का सतारिया का के साथ जुड़ा प्रथम उल्लेख 500 ईसा पूर्व में। अच्छा, इतनी बातें हो गई। तो ये हमारे पास सतारिया डांस फॉर्म हो गया। इसके साथ ही हम लोग क्लासिकल डांस फॉर्म के बारे में हम लोग कहानी समाप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। ये आपने देखा कि तथ्यात्मक ज़्यादा है, इसमें तथ्यों को ज़्यादा आपको ध्यान में रखना है। अब इन तथ्यों के अलावा अगर हम पाएँ तो संगीत जो है दूसरा हमारा आज चर्चा का विषय है। यहाँ भी तथ्यात्मक बातें ज़्यादा हैं, यहाँ भी तथ्यों को ज़्यादा आपको ध्यान में रखना होगा। थोड़ा कई बार ये बोझिल सा हो जाता है, जहाँ तथ्य ज़्यादा होते हैं तो हमें यहाँ देखेंगे तथ्यों को अगर हम देखें तो तथ्यात्मक जहाँ बातें ज़्यादा होती हैं तो थोड़ा सा कई बार बोझिल हो जाता है। लेकिन इस बात की मात्रा को ध्यान में रखिएगा कि एक दो प्रश्न कभी भी आप आशा कर सकते हैं। तो ये जो बातें हैं उसको थोड़ा सा गंभीरता से इसको देखिएगा, ठीक है। तो आइए हम लोग नृत्य को समाप्त करते हुए हम आते हैं अब संगीत के ऊपर में। संगीत का पहला जो जिक्र हमें मिलता है वो पाणिनि द्वारा किया गया, पाणिनि के द्वारा किया गया माना जाता है, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे कि संगीत के सिद्धांतों की चर्चा पुनः
भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में भी करी है, नाट्य शास्त्र में भी की है। तो भरत मुनि का भी जुड़ाव है इसके साथ है। फिर अगर हम देखें तो कहते क्या है कि जो नारद मुनि हैं, नारद मुनि जो नारद हैं, इन्होंने संगीत को धरती पर वो लेकर के आए। धरती पर इसका जो विस्तार होता है, धरती के ऊपर जो संगीत आता है वो लाने का काम करते हैं नारद मुनि हैं, ठीक है, नारद मुनि करते हैं। और जो हम देखेंगे कि जो पहला गायक माना जाता है, पहला संगीतकार माना जाता है, वो एक गंधर्व है जिसका नाम है तुम्बरू। तुम्बरू से इसकी शुरुआत मानी जाती है संगीत की, तुम्बरू। तो तुम्बरू जो है, तुम्बरू एक गंधर्व है, एक दिव्य संगीतकार था। इसके साथ ही हम देखेंगे कि गायकी की शुरुआत होती है। तो यानी कि पहला गायक कभी अगर आपके लिए आ जाए तो ये कौन है? ये तुम्बरू हैं, इसको याद रखना है। अब देखें कि इसका संदर्भ हमें कहाँ-कहाँ मिलता है, यानी कि जो हमारे पास ये जो संगीत है, शास्त्रीय संगीत और संगीत कह लें, ये संगीत की चर्चा हमें कहाँ-कहाँ देखने को मिलती है, ज़रा इसकी चर्चा होनी भी हमारे लिए ज़रूरी है। देखते हैं, तो इसको देखें तो वेदों में भी हम देखेंगे संगीत का जिक्र किया गया। एक वेद में नहीं बल्कि कई वेदों में, ऋग्वेद में भी, यजुर्वेद में भी, सामवेद में भी, यजुर्वेद में भी, अथर्ववेद में भी इसकी चर्चा मिली है। तो वैदिक साहित्य का में उल्लेख अब देखेंगे कि ऋग्वेद में ऋचाएँ होती हैं, भजनों की ऋचाएँ हैं। ये जो ऋचाएँ हैं वो संगीत के माध्यम से ही, यानी कि गाने का एक तरीका है, गेय है। गेय का मतलब है गाने वाले, गाने योग्य है, तो यहाँ भी मिलता है। उसके यजुर्वेद में धार्मिक मंत्र पाए गए हैं। सामवेद में राग, खरा प्रिय के सभी स्वर आपको देखने को मिलेंगे। गंधर्व वेद, क्या हम बोलें इसे गंधर्व वेद, जो कि सामवेद का एक उपवेद है, इसे संगीत का विज्ञान माना जाता है। तो ये गंधर्व वेद संगीत का विज्ञान माना जाता है, जो कि सामवेद का एक उपवेद है, गंधर्व वेद। तो सीधा प्रश्न कई बार आता है, गंधर्व वेद का संबंध किस वेद के साथ है? ऋग्वेद के साथ है, यजुर्वेद के साथ है, अथर्ववेद के साथ है, सामवेद के साथ है? तो इसका संबंध सामवेद के साथ है और यह संगीत का अपना एक विज्ञान है। आइए दक्षिण भारत में जब आते हैं तो संगम साहित्यों में भी इसका उल्लेख, संगीत का उल्लेख मिलता है। इलंगो अडिगल, जो एक जैन भिक्षु था, इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक है जिसका नाम है शिल्पाधिकारम, ठीक है, ये शिल्पाधिकारम द्वारा लिखित है। ये 2वीं शताब्दी के जैन भिक्षु और कवि हैं। इसमें भी संगीत सामग्री का एक अंतहीन स्रोत दिखता है, जो तमिल साहित्य के 5 महान काव्यों में से एक है। अब आइए हम लोग बात करें, मतंग मुनि ने क्या किया, अपनी एक पुस्तक लिखी है, 9वीं शताब्दी में है, जिसको हम लोग बोलते हैं बृहदेशी। ये पहला ग्रंथ है जो रागों के बारे में बताता है, पहला ग्रंथ है जो रागों के बारे में बताता है और संगीत की शैलियों को शास्त्रीय और लोक संगीत में विभेदित करता है। यानी कि पहली बार शास्त्रीय संगीत और लोक संगीत को अगर हम देखें तो दोनों को अलग अलग पहचान दी गई मातंग मुनि के बृहदेशी के साथ ही। यहीं पर हम देखेंगे कि लोक संगीत एक अलग है और धारा है संगीत की, और जो शास्त्रीय संगीत है वो संगीत की एक दूसरी धारा है। उन्होंने नाद, श्रुति, स्वर, तान जैसे संगीत के पहलुओं की व्याख्या की है। ये सब इसके तत्व होते हैं संगीत के, नाद होता है, श्रुति होती है, स्वर होता है, तान होता है। इन सबों की अलग अलग व्याख्या करने का कार्य किसने किया है? तो मतंग मुनि ने किया है। अब आइए हम लोग बात करें सारंग देव के बारे में। सारंग देव, ठीक है, इतनी बातें सभी लोग समझ पा रहे हैं। सारंग देव के बारे में देखिए क्या है। सारंग देव 13वीं शताब्दी के हैं और इनकी जो पुस्तक है वो है संगीत रत्नाकर। इस पुस्तक की महत्ता इस बात में है कि इसमें लगभग 264 रागों का उल्लेख मिलता है, 64 रागों का उल्लेख है, जो अनेक सूक्ष्म स्वरों को मान्यता देकर उनकी विशेषता बताता है और उन्हें वर्गीकृत करने का कार्य करता है। तो सारंग देव हैं जिन्होंने संगीत रत्नाकर लिखा, 264 रागों का उल्लेख हुआ, ठीक है, जिसको और उसके बाद फिर हम देखेंगे इन्हें उनकी विशेषता के आधार पर उन्हें अलग अलग वर्गीकृत भी किया गया, ठीक है। तो ये एक छोटी सी जानकारी थी संगीत को लेकर के। अब आते हैं हम लोग हैं शास्त्रीय संगीत के पक्ष के ऊपर, शास्त्रीय संगीत के पक्ष के ऊपर, ठीक है, इतनी बातें समझ गए, ठीक है। शास्त्रीय संगीत एक ऐसी शब्दावली है, तो इस शब्द को देखें, जिसमें संगीत की एक व्यापक और परिष्कृत परंपरा देखने को मिलती है। आपको जैसे मैंने बताया कि जब शास्त्रीयता होती है, संगीत हो या नृत्य है, तो उसका एक निश्चित व्याकरण होता है, ठीक है, एक निश्चित उसके क्या होते हैं, जो है सो उसको बोल सकते हैं हम कि एक निश्चित शैली होती है, आपको वही करना है, ठीक है। जब हम लोक शैली में कहीं भी आते हैं
तो वहाँ पर वो स्वतंत्र होते हैं। बहुत ज़्यादा वहाँ पर आपके जो है, जो आप देखेंगे राग, तान, इन सबों को लेकर बहुत ज़्यादा झमेला नहीं दिखाई देता है। आप स्वतंत्र भाव से उन चीज़ों को अभिव्यक्त कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन ऐसा शास्त्रीय संगीत के साथ नहीं होता है। इसलिए कहा गया है कि शास्त्रीय संगीत में एक व्यापक और परिष्कृत परंपरा देखने को मिलती है। जैसे जो उसके रूप में, संरचना में और कलात्मक अभिव्यक्ति पर ध्यान देने के लिए सदियों से विकसित हुई हैं। जटिल रचनाएं, विस्तृत संकेतन, परंपरा और तकनीक इसकी प्रमुख विशेषता है, ठीक है? समय के साथ भारतीय शास्त्रीय संगीत की दो शैलियां विकसित होती हैं। एक होगी हिंदुस्तानी शैली और दूसरी होगी कर्नाटक शैली, ठीक है? तो ये हिंदुस्तानी संगीत जो है ये हमारा उत्तर भारत में दिखाई देगा, ठीक है? और जो कर्नाटक शैली है वो मुख्यतः दक्षिण भारत में दिखाई देगा। और दक्षिण भारत के जिन राज्यों में इसको प्रमुखता से को स्थान मिला, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल, ये हमारे पास हैं जो राज्य हैं जहाँ पर ये हमें देखते हैं। अब आइए एक-एक करके दोनों संगीत की शैलियों के ऊपर हम लोग बात कर लें। हम लोग पहले बात करेंगे हिंदुस्तानी शैली के ऊपर बात करते हैं एंड उसके बाद हम लोग जो बात करेंगे वो हम लोग बात करेंगे कर्नाटक शैली के ऊपर भी चर्चा हमारी होगी। तो ये देखिए जो हिंदुस्तानी संगीत हमारे पास है, जो म्यूज़िक है, एक पुस्तक है जिसका नाम है संगीत सुधाकर। संगीत सुधाकर, ठीक है? ये संगीत सुधाकर हो गया। ये हरिपाल ने इसको लिखा है, 14वीं शताब्दी में है और इसमें पहली बार संगीत के लिए कर्नाटक और हिंदुस्तानी शब्दावली का प्रयोग किया गया है। यानी कि पहली बार ये संगीत सुधाकर पुस्तक है हरिपाल के द्वारा लिखा गया है। तो पहली बार ये जो भेद शास्त्रीय संगीतों में जो भेद किया गया हिंदुस्तानी और कर्नाटक का, वो इसी संगीत सुधाकर में हमें देखने को मिलता है, ठीक है? हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की उत्पत्ति का श्रेय अगर हम लोग बात करें तो ये संगीत की उत्पत्ति का श्रेय अमीर खुसरो को दिया जाता है। अमीर खुसरो के साथ दिया जाता है, ठीक है? क्यों दिया जाता है? कि इन्होंने विशिष्ट वाद्य यंत्रों पर संगीत का प्रस्तुतिकरण किया था, ठीक है? संगीत का प्रस्तुतिकरण किया था। उन्होंने नए राग और वाद्य यंत्रों की रचना भी की थी, जिसमें सितार और तबला का आविष्कार महत्वपूर्ण माना जाता है। सितार और तबला को आविष्कार करने वाले माने जाने वाले कौन है? ये अमीर खुसरो हैं। उसके बाद घोरा, यनम, आप जानते हैं बहुत सारे रागों की उत्पत्ति भी अमीर खुसरो ने की थी। इसकी विशेषता क्या है हिंदुस्तानी म्यूजिक की, संगीत की? इसमें राग, ताल और भावपूर्ण अभिव्यक्तियां हैं, जिसमें तात्कालिकता का और सूक्ष्म स्वरों का प्रयोग किया जाता है। तात्कालिकता का अर्थ क्या होता है कि जो कलाकार होते हैं राग और ताल के ढांचे के भीतर अपना जो है सुरचनात्मकता उसको दिखाने का मौका मिलता है, अवसर प्राप्त होता है, ठीक है? तो हम देखें यहाँ पर राग, ताल भावपूर्ण है और यहाँ पर अगर हम बालें तो तत्कालिकता जो है सो दिखाई देगी हमारे पास, जिसमें तात्कालिकता और सूक्ष्म स्वरों का प्रयोग किया जाता है। हिंदुस्तानी जो संगीत है मुख्य रूप से तानपुरा, पखावज और तबला जैसे वाद्य यंत्रों का उपयोग किया जाता है। इसमें 10 प्राथमिक गायन शैलियाँ हैं, जैसे ध्रुपद, ख्याल, तप्पा, चतुरंग, तराना, सरगम, ठुमरी, राग सागर, होरी और धामर, ठीक है? ये इतनी बातें हो गई। अब आइए हम लोग बात करते हैं कि इसकी कुछ शैलियाँ जो हैं जो हिंदुस्तानी की, जिसमें ध्रुपद है उसके बारे में पहले बात कर लें हम लोग। ध्रुपद शैली की चर्चा पहले हम लोग करते हैं, ठीक है? ध्रुपद शैली के बारे में हम लोग अगर बात करें तो ये संगीत की सबसे प्राचीन और राजसी शैलियों में से एक माना जाता है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत सबसे प्राचीन और राजसी शैलियों में से एक है। इसमें काव्यात्मक अभिव्यक्ति के साथ रागों के सटीक और व्यवस्थित विस्तार को बारीकी के साथ दिखाया गया, पेश किया जाता है। इसके मूल इतिहास एवं उद्भव का पता सामवेद में पाए जाने वाले वैदिक भजनों और मंत्रों के जाप से लगाया जा सकता है, जैसा कि नाट्यशास्त्र में संदर्भित है। ग्वालियर के राजा मान सिंह तोमर ने ध्रुपद के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो हम देखेंगे ये सबसे पुरानी हिंदुस्तानी शैलियों में है, प्राचीन है, राजसी शैलियों में है, ठीक है? काव्यात्मक अभिव्यक्ति होती है। और दूसरा, ग्वालियर के राजा मान सिंह तोमर ने ध्रुपद के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो ये कुछ तथ्यात्मक बातें हैं। अब आइए हम लोग बात करें कि अगर मुगल दरबार में आते हैं तो अकबर के दरबार में हमारे पास कौन थे? तानसेन, बाबा गोपाल दास, हरिदास है, ठीक है? ये सब के सब ध्रुपद शैली में है। और मुगल काल में, अकबर के समय में, ये ध्रुपद जो शैली है गायन की, ये अपने शिखर को प्राप्त करती है, चरम पर पहुंचती है, ठीक है? इसके अन्य उन्नायक हैं जैसे बैजू बावरा,
बैजू बावरा, स्वामी हरिदास, स्वामी हरिदास, स्वामी हरिदास। आम तौर पे इसके साथ जब ये संगीत होती है तो संगत जो मिलता है इसमें तानपुरा और पखवाज का संगत मिलता है। ध्रुपद गायन जो शैली है उसकी 4 उपशैलियां हैं, 4 वानियां हैं हम बोले। एक होती है गौहर वानी। इसमें गौहर वानी में क्या होता है, इसमें राग या अलंकृत धुनों के विकास पर जोर दिया जाता है। उसके बाद हमारे पास है डागर वानी, इसने धुनों की वक्रता और भव्यता पे जोर दिया है। फिर हमारे पास है खांडर वानी, इसने नोटों के त्वरित अलंकरण और विशेषता पे जोर दिया है, विशेषज्ञता पे। और है हमारे पास नौहर वानी, ठीक है, अपनी विस्तृत संगीतमय लय के साथ के लिए विख्यात है। हालांकि अब इन वानी में अंतर करना बहुत मुश्किल हो गया है। अब आइए ख्याल। ख्याल का मतलब आता है, ख्याल का मतलब है किसी का ख्याल आना, कि यादों में आना, ठीक है, आप समझ पा रहे हैं। जो है आइडिया हो गया, विचार हो गया, कल्पना किसी के बारे में होता है, कल्पनाशील होता है। तो ख्याल की जननी की उत्पत्ति ऐसे हुई है, ठीक है। तो इस संगीत के विकास के श्रेय भी अमीर खुसरो को दिया जाता है। इसे बंदिश भी कहा जाता है। तो ये शब्दावली याद रखिएगा कि ख्याल जो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बंदिश भी बोलते हैं, बंदिश। ख्याल को हम लोग बंदिश भी बोलते हैं, ठीक है। अधिक ये स्वतंत्र होता है, उन्मुक्त होता है, बहुत ही फ्लावरी होता है, जिसको बोलते हैं चाटुकारिता, फ्लावरी, किसी को खुश करने के लिए, ठीक है, बात समझ पा रहे हैं। ख्याल उनका आया, चाटुकारिता भी आपके मन में आएगी, बहुत ही उसमें आप लच्छेदार भाषाओं का प्रयोग करेंगे, एकदम पुष्पमय बातें होंगी आपकी, फ्लावरी फ्लावरी बातें होंगी। अधिक से अधिक शब्दों का प्रयोग करेंगे ताकि उसमें अलंकरण रहे, पढ़ने वाले को एक एहसास हो कि लिखावट जो पढ़ रहे हैं उससे ही अंदर से एक एक संगीत की उत्पत्ति हो रही है। तो ये अधिक बहुत उन्मुक्त होगा, बहुत ही जो है सो लच्छेदार होगा, उसमें होगा नवीन और अधिक शब्दों का प्रयोग किया जाएगा। संरचना रूप में ये अधिक स्वतंत्रता प्रकृति में अधिक रोमांटिक होती है, ठीक है ना। निश्चित तौर पे ख्याल उनका आया और आप फ्लावरी बातें लिखेंगे तो जाहिर सी बात है इसके अंदर जो रोमांस तो होगा ही, वो दिखाई देगा ही, तो रोमांटिक बातें ज़्यादा होंगी। या 2 से 8 पंक्तियों में 2 से 8 पंक्तियों वाला संक्षिप्त गीतों का संग्रह पे आधारित है। ख्याल को एक संक्षिप्त पाठ एक विशिष्ट राग और एक विशिष्ट ताल में रचा जाता है। इसका विषय है राजाओं की प्रशंसा, ऋतुओं का वर्णन, भगवान कृष्ण की विलक्षणता एवं महत्वपूर्ण ग्रंथों के प्रमुख विषय शामिल इसमें किए जाते हैं। ख्याल की किस्मों के बारे में बात करें तो वर्तमान समय में ख्याल के 2 किस्में प्रचलित हैं। एक बहुत धीरे होता है और एक थोड़ा सा जो है धीरे धीरे या विलंबित होता है। दूसरा जो है ख्याल जो कि तेज होता है, ख्याल या द्रुत होता है, बहुत तेज होता है। ख्याल जो विलंबित को धीमी गति से और द्रुत को तेज गति से गाया जाता है। तो सीधा सा मतलब है कि एक है कि स्लो पेस में आप गाएंगे, एक को फास्ट पेस में गाएंगे। तकनीकी रूप से निष्पादन ध्रुपद की तुलना में कम गंभीर है, मूल स्वरूप में दोनों लगभग समान है। अब आइए अगले संगीत की तरफ हम लोग चले, तो है ठप्पा और ठुमरी, ठीक है ना। ठप्पा और ठुमरी दोनों ही हल्के शास्त्रीय है, मतलब कि लाइट वेटेड है, ठीक है ना, बहुत हल्का है, बहुत ज़्यादा दिमाग पे जोर नहीं डालना है कानों में लेकर के, बहुत हल्के होते हैं। शास्त्रीय संगीत हैं के रूप में, जिसमें ठुमरी भावनात्मक अभिव्यक्ति और रोमांटिक विषयों पर केंद्रित है, जबकि टप्पा की विशेषता इसकी तीव्र, लयबद्ध और उछाल भरी शैली है, जिसके बोल अक्सर पंजाबी में होते हैं, पंजाबी में होते हैं। तराना, आइए, ये तराना जो होता है एक तेज गति वाला स्वर रचना है, ठीक है, तराना, जो फारसी और अरबी ध्वनि पर आधारित होता है, ध्वनियों पर आधारित होता है। लयबद्ध, अक्सर अर्थहीन होता है, अक्षर द्वारा निर्मित होता है, जिसका उपयोग राग विकसित करने के लिए किया जाता है। तो बहुत ही केयर फ्री टाइप का इसको बोल सकते हैं ना, स्वतंत्रता के भाव से गाता है, जिसमें कोई कई बार अर्थ होते ही नहीं है। तराना उस तरीके से गाया जाता है, ठीक है, बस आपको सुनने में अच्छा लगता है, एक लय होता है, दैट इज कॉल्ड तराना काइंड ऑफ। कई बार आप देखेंगे जो संगीत सुनेंगे जिसका कोई मतलब मायने नहीं निकलता है, लेकिन आपको सुनकर बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। तो वैसे की श्रेणी में जो संगीत आते हैं उसको हम लोग बोलते हैं तराना, ठीक है, तराना। अब आइए हम लोग बात करेंगे, हमारी एक संक्षिप्त से चर्चा और होगी, वो चर्चा होगी हमारी किसके ऊपर, तो ये जो हम लोग बात करेंगे कर्नाटक शैली के ऊपर बात करेंगे, कर्नाटक संगीत के ऊपर हम लोग बात करेंगे। ये चर्चा भी हमें थोड़ा सा कर लेना चाहिए, कर ही लेते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए, अगर हम लोग बात करें हिंदुस्तानी संगीत की तुलना में, तो जो हमारे पास कर्नाटक का संगीत है उसमें अनुशासन ज़्यादा है, तो डिसिप्लिन ज़्यादा है, ठीक है। इसमें नियम कानून कायदे कहीं ज़्यादा हैं, कहीं ज़्यादा दिखाई देंगे, ठीक है, बात समझ पा रहे हैं। और इसमें पारंपरिकता, यानी कि अगर हम बात करें तो वो कहीं ज़्यादा दिखाई देती है।
ठीक है। जो संगीत बाज जिसे पारंपरिक सप्तक में बजाया जाता है। संगीत कृति है जो संगीत या गीत की गुणवत्ता पर अधिक ध्यान केंद्रित करता है। एक निश्चित राग और निश्चित ताल या लयबद्ध चक्र में ही इसे गाया जाएगा। ठीक है। एक अधिक विकसित गीत है, यानी कि अगर हम बात करें तो इसमें अगर हम देखें तो डिसिप्लिन कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है। कर्नाटक संगीत में अगर हम बात करें, कर्नाटक संगीत में तो इसके साथ जो इंस्ट्रूमेंट हैं वो है मृदंगम के साथ बजाया जाता है। मृदंगम के साथ हम देखेंगे कि इसमें फ्री होकर के यानी कि मुक्त लय के साथ आप क्या करेंगे, ज़्यादा गाएंगे। ठीक है। इसमें जो है कामचलाऊ का टुकड़ा थानम कहलाता है, यानी कि कभी अगर आपकी शैली थोड़ी सी गड़बड़ होती है, कामचलाऊ बोलते हैं, उसको बोला जाता है थानम। ठीक है। जिन टुकड़ों में मृदंग नहीं होते हैं, यानी कि मृदंग जो आपके पास कर्नाटक म्यूजिक में होता है, कर्नाटक संगीत में होता है मृदंगम, वो यहाँ पर इसमें आपको देखने को थानम में नहीं मिलेगा। रसम, इसे रसम कहेंगे, इस शैली को हम लोग रसम कहेंगे। तो इतनी बातें आपको कर्नाटक शैली में थी। मैं आशा करता हूँ कि इसके साथ ही आपका ये जो संगीत और नृत्य का है, मैं निश्चित तौर पे इस बात को स्वीकार करता हूँ, इसमें तथ्यों पे ज़्यादा जोर दिया गया क्योंकि तथ्यात्मक विषय है ये। ठीक है। थोड़ा आपको भी थोड़ा-सा इसमें थोड़ा मेहनत करके इन चीज़ों को अपने पास रखना होगा, लेकिन चूँकि आप अगर आपने एक बार इसे सुन लिया है, तो सुन ले करके इसको आप 2-3 बार 4 बार आप सुन लें, या फिर आपके पास अगर पीडीएफ अगर आता है तो उस पीडीएफ को देख करके आपका को जो है सो अपने एक दिनचर्या में 2-3 दिनों में इसको शामिल करते रहें, ताकि एक समय के बाद ये आपका अपना हो जाएगा। ये भी महत्वपूर्ण है। धन्यवाद। मिलते हैं अगले सत्र में।